सोमवार 16 मई को स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दे दी। प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने खुद इसका ऐलान किया। इसके साथ ही स्वीडन ने करीब 20 साल पुरानी कूटनीतिक तटस्थता को खत्म कर दिया। रूस और अमेरिका के लंबे शीत युद्ध के दौरान स्वीडन और फिनलैंड दुनिया की दो ताकतों के बीच टकराव से दूर रहे थे, लेकिन अब पुतिन के इरादों से पूरे यूरोप में खौफ दौड़ रहा है। यह वाकया इस साल जनवरी का है। तब तक यूक्रेन पर रूस का कहर शुरू नहीं हुआ था। बाल्टिक सागर में रूस के 6 जंगी जहाज गश्त करते नजर आए। लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा पर कैलिनिनग्राड में रूस का नौसैनिक अड्डा है। यह जहाज यहीं से आए थे। पुलिस को पता चला कि स्वीडन के नाभिकीय संयंत्रों के आसपास कई ड्रोन भी देखे गए हैं। 24 घंटे के भीतर ही स्वीडन ने गोटलैंड के द्वीप पर सैन्य तैनाती में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी। गोटलैंड पर सेना की ऐसी चहलकदमी शीत युद्ध के दशकों में भी नहीं देखी गई थी। स्वीडन में हल्ला हो गया, रशियंस आर कमिंग। रशियंस आर कमिंग का मुहावरा स्वीडन में बड़ी हिकारत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रूस और स्वीडन के रिश्तों का इतिहास लंबी शत्रुता का है। 12वीं सदी से 19वीं सदी तक रूस और स्वीडन के बीच करीब 1 दर्जन युद्ध हुए थे। अब यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन को गोटलैंड पर रूस के हमले का खतरा क्यों लग रहा है? पर्यटकों के पसंदीदा समुद्री द्वीप गोटलैंड की दास्तान इतनी रोमांचक क्यों है? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। सोलहवीं और 17वीं सदी के रूस पर पहले जार आइवन द टेरिबल का शासन था और उन्होंने मध्ययुगीन मस्कोवी शासन को रूस के दक्षिण तक फैला दिया था। आइवन द टेरिबल मध्य एशिया के काले सागर के तट से लेकर तातारों और कजाकों के शासन वाले इलाके और अस्त्राखान के खानेत तक को अपनी ताकत का एहसास करा चुके थे। लेकिन यूक्रेन में बहुत कुछ ऐतिहासिक होने वाला था, जिसकी गूंज 21वीं सदी तक आनी थी। 1708 का साल था वह। रूस की जानलेवा ठंड के बीच स्वीडन के सम्राट चार्ल्स 12वें की सेना यूक्रेन के दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी। स्वीडिश सम्राट चार्ल्स पहले भी रूस की सेना को धूल चटा चुके थे, लेकिन मास्को उनकी पहुंच से दूर था। सम्राट की सेना सर्दी की मारी थी, साजो सामान भी कम पड़ रहा था, लेकिन मास्को पर एल्गार के लिए स्वीडन की सेना ने वस्काला नदी के किनारे पोल्टावा के किले पर घेरा डाल दिया। पीटर द ग्रेट चार्ल्स को रोकने के लिए पोल्टावा पर मुकाबले में सामने आ गए। जून 1708 में जंग की शुरुआत हुई। पहली मुठभेड़ स्वीडन पर भारी पड़ी। रूसी सेना की गोलाबारी में सम्राट चार्ल्स घायल हो गए थे। जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन युद्ध लड़ने की हालत में नहीं थे। स्वीडिश सेना की कमान फील्ड मार्शल कार्ल गुस्ताव रेंक्योल्ड और जनरल लुडविग ल्यूनहॉफ्ट को दी गई। 1 माह तक अलग अलग मोर्चों पर स्वीडन और रूस की सेना के बीच जोरदार जंग हुई। गोलाबारी से पोल्टावा का इलाका कांप उठा। अंततः स्वीडन की सेना टिक नहीं सकी। करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। बैटल ऑफ पोल्टावा में स्वीडन की बुरी तरह हार हुई। सम्राट चार्ल्स को दक्षिण के हिस्से में भागना पड़ा, जहां ओटोमन साम्राज्य के इलाके में उन्हें शरण मिली। पोल्टावा की हार के साथ साम्राज्य विस्तार की स्वीडन की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। पीटर द ग्रेट ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सागर तक राज करने लगे थे। पोल्टावा की लड़ाई में स्वीडन हार तो गया था, लेकिन पीटर द ग्रेट बाल्टिक के पार नहीं जा सके थे।
वह रूस के साम्राज्य को यूरेशिया की सीमा से निकाल कर बाल्टिक के दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे। इसी कोशिश में 1703 में उन्होंने बाल्टिक के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर बसाया था। बाल्टिक सागर में स्वीडन की ताकत अकूत थी, जिस पर रूस का जोर नहीं चला। इसी बाल्टिक सागर में मौजूद है गोटलैंड, जिस पर स्वीडन ने सैन्य तैयारी बढ़ा दी है। स्टॉकहोम तट से पूर्व की तरफ स्थित गोटलैंड पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं। यह बाल्टिक के समुद्र में युद्धों के इतिहास का सबसे जीवंत स्मारक है। रॉबर्ट डी कपलान ने अपनी किताब द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में दुनिया के उन अभिशप्त और विवादित भूगोलों का जिक्र किया है जिनका इतिहास उन्हें कभी भी नए युद्धों से मिलवा सकता है। गोटलैंड का भूगोल भी इसी तरह का है, जो एक बार फिर विस्फोटक हो चला है। एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपनी शुरुआत करने वाले गोटलैंड पर साम्राज्यवादियों के असंख्य निशान दर्ज हैं। 14वीं सदी से 19वीं सदी तक प्रत्येक शताब्दी में किसी न किसी शासक का कब्जा गोटलैंड पर रहा है। जर्मन, डैनिश, स्वीडिश और रूसी नियंत्रण से गुजरते हुए गोटलैंड आज स्वीडन का है। बाल्टिक अभियान में पुतिन का पहला निशाना यही द्वीप हो सकता है। गोटलैंड में ऐसा क्या है जो इसे इतना मूल्यवान बनाता है? पूर्वी यूरोप के बाल्टिक तट इलाके में यह वह गिने चुने क्षेत्रों में है जहां मनुष्य के रहने के प्रमाण 8000 से 6000 साल पुराने हैं। इतिहास पढ़ने वालों को इन पुराने प्रमाणों की बात तो पता थी। उन्हें यह भी पता था कि 800 से 1150 के युग में वाइकिंग गोटलैंड पर राज करते थे, क्योंकि यह द्वीप स्वीडन और यूरेशिया को जोड़ने वाले मुख्य व्यापार मार्ग पर था और व्यापार का बहुत पुराना ट्रांजिट केंद्र था। अलबत्ता इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि गोटलैंड वाइकिंग का एल्डोराडो होगा। एल्डोराडो एक ऐसे शहर की कल्पना है, एक ऐसा मिथकीय नगर जहां खजाने दबे पड़े हैं। यह बात 1999 की है। स्वीडिश न्यूज़ टीवी की एक टीम कवरेज के लिए गोटलैंड के भीतरी इलाके में थी। इस टीम को वहां चांदी के करीब 150 सिक्कों और कुछ कांस्य सामग्री की चोरी के बारे में पता चला। पुरातत्वविदों की सलाह पर इस टीम ने खोज जारी रखी। थोड़ी देर में उनका मेटल डिटेक्टर बज उठा। जमीन से केवल 3 मीटर नीचे पुराने सिक्कों का एक बड़ा चांदी भंडार मिल गया था। पूरे गोटलैंड में खबर फैल गई, सरकारी संग्रहालय को सूचना दी गई और नई तलाश शुरू हो गई। तब से आज तक गोटलैंड पर वाइकिंग के 700 खजाने मिल चुके हैं। यहाँ करीब 17 टन की शुद्ध कीमती धातु मिली है, जिसमें ज़्यादातर चांदी है। इनमें कई सिक्के एशिया माइनर और रोम के तटवर्ती साम्राज्यों के भी हैं। इन खजानों ने साबित किया कि वाइकिंग यूक्रेन और रूस पार कर बाइजेंटियन साम्राज्य की सीमाओं तक जाते थे। वाइकिंग न केवल लड़ाके थे बल्कि मजबूत कारोबारी भी थे। यह बात भी अब साबित हो रही है कि वाइकिंग अपना खजाना गोटलैंड में रखते थे, जो अब निकल रहा है। स्वीडन के पुरातत्वविद चमत्कृत हैं। यहाँ मिली वाइकिंग संपदा की तुलना में स्वीडन में मिले पुराने सिक्के ना के बराबर हैं। वे मान रहे हैं कि वाइकिंग के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोटलैंड की जमीन के भीतर अभी भी दबा है। अलबत्ता इस वक्त तो गोटलैंड युद्ध की तैयारियों से तप रहा है। रूस की साम्राज्यवादी कोशिशें अब ब्लैक सी से हटकर बाल्टिक सागर में आ गई हैं। स्वीडन की जातीय स्मृतियों में रूस आक्रांता के तौर पर स्थापित है। दूसरी तरफ पुतिन पुराने जार शासकों की तरह बाल्टिक के देशों पर निगाह जमाए हैं। वह स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को अपने राजनीतिक प्रभुत्व में रखना चाहते हैं। नतीजा यह है कि बाल्टिक का शक्ति संतुलन बदल गया है और अब नाटो को इस इलाके में मजबूत दखल मिलने वाली है। इतिहास और प्रकृति के आशीर्वाद से भरपूर गोटलैंड के लिए सब कुछ अच्छी खबर नहीं है। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।